इसमें आवाज नहीं हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कथीरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का करेंगे इफ्तिताह। 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया 296 किलोमीटर तवील 4 लेन वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पीर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले आज कुल जमाती मीटिंग की तलब। इजलास में पार्लियामेंट के कामकाज को खुश उसलूबी से चलाने को यकीनी बनाने के लिए सियासी जमातों के ताउन पर दिया जाएगा जोर। बीजेपी की पार्लिमानी बोर्ड की आज नई दिल्ली में मीटिंग में नायब सदर के उम्मीदवार के नाम पर लग सकती है मोहर। बीजेपी एनडीए में शामिल इत्तेहादी जमातों के लीडरों से भी करेगी बातचीत। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में दूरदर्शन के नए सीरियल स्वराज भारत के स्वतंत्र संग्राम की समग्र गाथा का प्रोमो जारी करते हुए कहा, 10 जुबानों में नशर किया जाने वाला ये सीरियल लोगों को तहरीक आज़ादी को बेहतर तौर पर समझने का फराहम करेगा मौका। श्रीलंका को 20 जुलाई को मिलेगा नया सदर। 1978 के बाद पहली बार अवाम नहीं पार्लियामेंट करेगी सदर का इंतखाब। अराकीन पार्लियामेंट देंगे खुफिया वोट। भारत ने जल्द बहरान के हल की जाहिर की उम्मीद। अमेरिकी सदर जो बाइडन तवानाई की फराहमी, इंसानी हुकूक और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत के लिए सऊदी अरब के दौरे पर। बाइडन खलीज ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक के अलावा उर्दून, मिस्र और इराक के रहनुमाओं के साथ मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में भी करेंगे शिरकत। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल सेमीफाइनल में आज पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की साइना कावाकामी से होगा। जापानी खिलाड़ी के खिलाफ सिंधु का है शानदार रिकॉर्ड। आदाब, 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले के गांव कथीरी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक ट्वीट पैगाम में कहा कि बुंदेलखंड खत्ते के लोगों के लिए ये एक ख़ास दिन होगा। उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेसवे जदीद तरीन होगा और ये 7 अजला चित्रकूट, बांधा, महुआ, हमीरपुर, जालौन, औरिया और इटावा से गुजरेगा। इससे मकामी मईशत को बहुत फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खित्ते में सनअती तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा और मकामी नौजवान मुस्तफ़ीद होंगे। 296 किलोमीटर 4 लेन एक्सप्रेसवे की तामीर पर 14,850 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बुनियादी ढांचे की तरक्की से न सिर्फ राबते बेहतर होते हैं बल्कि लोगों के तर्ज ज़िंदगी में भी तब्दीली आती है। बुंदेलखंड ने इस तरह की तब्दीली का तवील इंतज़ार किया। यह इंतज़ार आज इस वक्त ख़त्म होगा जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से क्या तब्दीली आएगी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये एक्सप्रेसवे है कनेक्टिविटी का, ये एक्सप्रेसवे है तरक्की का और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद इसका इफ्तिताह करने पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी आज तकरीबन 11:30 बजे जालौन जिले की औरई तहसील के कैथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे। ये 4 लेन एक्सप्रेसवे जिसकी कुल लंबाई 296 किलोमीटर है, इसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तकरीबन 14,850 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया है और इम्कान है कि बाद में इसे 6 लेन तक बढ़ा दिया जाए। ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले में भरतकूप के करीब गोंडा गांव में NH 35 से इटावा जिले के कुदरेल गांव तक फैला हुआ है, जहां ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिल जाता है। ये एक्सप्रेसवे 7 अजला यानी चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से गुजरता है।
296 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट से लेकर इटावा तक यूपी के 7 जिलों को कनेक्ट करता है, जिससे दिल्ली और लखनऊ की दूरियां अब कम होने वाली हैं। फ़ायदा इससे ये होगा कि किसान यहाँ पर मटर ज़्यादा उगाते हैं, वो अपनी फसलें जल्दी से बाज़ार में बेच पाएंगे और यहाँ पर उद्योग धंधे लगने की वजह से रोज़गार के अनेक अवसर पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के तामीराती काम का संग बुनियाद रखा था। इस एक्सप्रेसवे का काम 28 माह में मुकम्मल किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक पीपल, एक बरगद और एक पाकड़ का पेड़ लगाया जाएगा और ऐसे 75 पेड़ लगाए जा रहे हैं एक्सप्रेसवे के साइड में। ये 75 पेड़ जो 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए जो मार्क किए जा रहे हैं उसका एक प्रतीक होगा और हमारी तैयारी माननीय प्रधानमंत्री जी को जनपद जालौन में स्वागत करने के लिए पूरी तरह से दुरुस्त है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इलाके के कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ साथ इक्तिसादी तरक्की को फरोग देगा, जिसके नतीजे में मकामी लोगों के लिए हजारों मुलाजमतें पैदा होंगी। बांदा और जालौन अजला में इस एक्सप्रेसवे के साथ सनती राहतदारियों की तामीर का काम शुरू हो चुका है। वाराणसी के सैंड आर्टिस्ट ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक शानदार मॉडल तैयार किया है, जिसमें बुंदेलखंड की तारीख और सकाफत को शानदार तरीके से नुमाया किया गया है। जालौन से विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। बुंदेलखंड जो कभी खुश्क साली और पसमानदगी के लिए जाना जाता था, अब तरक्की की राह पर गामजन है। हमारे नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो से खुसूसी बातचीत में MSME के वजीर ममलिकत भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर की वजह से इस इलाके में रोजगार के बहुत से मौके पैदा होंगे। PM मोदी 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को कौम के नाम वक्फ करेंगे। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जालौन में आगमन है और मेरे साथ हैं उरई से सांसद और MSME राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। आइए हम उनसे बात करते हैं। वर्मा जी, एक बड़ा दिन आपके संसदीय क्षेत्र के लिए। बिल्कुल, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि देश के उसी प्रधानमंत्री जी 16 तारीख को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करने आ रहे हैं और विशेष रूप से बुंदेलखंड के लिए नहीं बल्कि यहाँ हमारे जितने भी जनपद हैं सबका सौभाग्य का विषय है ये कि यहाँ से दिल्ली जाने के लिए, लखनऊ जाने के लिए इसी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से ये कहना चाहिए कि एक तो ये अगर हम कहें कि जीवन रेखा है यहाँ इस ज़िले के लिए और बुंदेलखंड के लिए, और यहाँ ढेर सारे उद्योग लगेंगे और लोगों को उद्योग मिलेगा और कल होने के, और यहाँ बुंदेलखंड में जो प्रधानमंत्री ने दिया है वो अद्वितीय है। हम लोग इतनी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि बुंदेलखंड को इतना दिया जा सकता है। और हमारे MSME मंत्रालय के द्वारा हम लोग ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, क्योंकि उन्होंने 1100 एकड़ ज़मीन डिफेंस कॉरिडोर के लिए ली है, हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया था, प्रार्थना की थी कि MSME मंत्रालय के लिए आप 20 एकड़ ज़मीन दे दें तो हम लोग एक यहाँ टेक्नोलॉजी सेंटर खुलवा देंगे। तो उन्होंने 20 एकड़ ज़मीन हमारे MSME विभाग को दे दी है। वर्मा जी, आपने कहा कि आप MSME मंत्रालय देख रहे हैं, तो MSME कहा जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, तो ऐसे में आपने कहा कि एक टेक्नोलॉजिकल सेंटर बनेगा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और किस तरह की यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लग सकती हैं? विशेष रूप से टेक्निकल सेंटर लगने के बाद वहाँ बच्चे वहीं से ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग लेने के बाद वही डिफेंस कॉरिडोर है, वहाँ उन्हें सर्विस भी मिलेगी, जो फैक्ट्रियाँ आके लगेंगी और नए नए कलपुर्जे लगाएंगे, सेना के लिए बनाने का काम करेंगे, सारी चीज़ें बनेंगी यहाँ। तो बच्चे वहीं से ट्रेनिंग लेके वहीं उन्हें नौकरियाँ मिलेंगी और उसके साथ ट्रेनिंग लेने के बाद वो अपनी फैक्ट्रियाँ भी लगा सकते हैं। तो बुंदेलखंड का चौमुखी विकास इन सारी चीज़ों से बुंदेलखंड का होने वाला है। तो ये थे MSME राज्य मंत्री, जिनका ये कहना है कि डिफेंस कॉरिडोर के साथ साथ जो टेक्निकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो रोज़गार के बहुत से अवसर पैदा करेगा और ये जो एक्सप्रेसवे है ये दिल्ली और लखनऊ को बुंदेलखंड के और भी करीब ले आएगा। कैमरामैन नारायण मूर्ति और सुनील के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़, जालौन।
लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला ने पीर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले आज एक ऑल पार्टी मीटिंग तलब की है। सियासी जमातों के इस इजलास का इनेकाद ऐवान के कामकाज को खुश उसलूब तरीके से चलाने के लिए किया गया है। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने इतवार को ऐवान में मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं की मीटिंग भी तलब की है। इसी दिन हुकूमत ने तमाम सियासी जमातों से ताउन हासिल करने के लिए ऑल पार्टी इजलास भी तलब किया है। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 12 अगस्त तक जारी रहेगा। ये इजलास इसलिए अहम है कि इस दौरान सदर और नायब सदर का इंतखाब होना है। सदर का इंतखाब पीर को होगा और नायब सदर का इंतखाब अगले माह की 6 तारीख को होगा। सभी पीठासीन अधिकारियों ने एक मत से सभी राजनीतिक दलों से यह आग्रह किया गया कि सभी दल अपने अपने राज्यों के अंदर और देश के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण और माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय व्यवधान न करें। ये हमारी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। ऐसा सभी पीठासीन अधिकारियों ने एक मत से निर्णय लिया है और सभी पीठासीन अधिकारी अपने अपने राज्यों के अंदर सभी दलों से चर्चा कर ये इंश्योर करेंगे। उमूर दाखिला और इमदाद बाहिमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में ARDB 2022 की कौमी कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक फेडरेशन लिमिटेड इस कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है। फेडरेशन इस मौके पर केरला, कर्नाटक, गुजरात और मगरबी बंगाल में SCARDB को एजाज़ देने के लिए एक अवार्ड तकरीब का भी एहतमाम कर रहा है। ये अवार्ड साल 2020-21 के दौरान कर्ज देने, कर्ज की अदायगी वसूल करने और कारकर्दगी के दीगर पैरामीटर्स में शानदार कारकर्दगी पर दिए जाएंगे। इसके साथ ही मुल्क के 4 कदीम तरीन ARDB को भी दही इलाकों में 90 साल से ज़ायद अरसे तक मुसलसल खिदमात फराहम करने पर नवाजा जाएगा। कॉन्फ्रेंस के टेक्निकी इजलास में ज़रई दही तरक्की बैंकों की बहाली के रोड मैप पर तबादला ख्याल किया जाएगा और हुकूमत को पेश करने के लिए सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में कोऑपरेटिव सेक्टर को फ़रोग़ देने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने जुलाई 2021 में इमदाद बाहिमी की मरकज़ी वज़ारत तश्कील दी थी और अमित शाह को 9 तश्कीलशुदा इमदाद बाहिमी की वज़ारत का चार्ज दिया गया था। कोऑपरेटिव सेक्टर में किसानों, ज़राअत और मुल्क के दही इलाकों की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने की बेपनाह सलाहियत है। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत कोऑपरेटिव सेक्टर को सहकार से समृद्धि के उसूल के साथ बाइख्तियार बना रही है। हेड ARDB 2020 के नेशनल कॉन्फ्रेंस उमूर दाखिला और इमदाद बाहिमी के मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने ARDB 2020 की कौमी कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी होंगे। नेशनल डेवलपमेंट बैंक फेडरेशन लिमिटेड इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है। केरला, कर्नाटक, गुजरात और मगरबी बंगाल में SCARDB को एजाज़ देने के लिए एक अवार्ड तकरीब का भी एहतमाम किया जाएगा। बीजेपी के पार्लिमानी बोर्ड की आज शाम मीटिंग होगी। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड के अरकान की मौजूदगी में इस मीटिंग में नायब सदर के उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाई जा सकती है। बीजेपी NDA में शामिल इत्तेहादी जमातों के लीडरों से बातचीत करेगी और उसके बाद NDA के नायब सदर के उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया जाएगा। मुल्क के अगले नायब सदर के इंतखाब के लिए नामजदगी का अमल शुरू हो गया। नायब सदर के ओहदे के लिए नामजदगी की आखिरी तारीख 19 जुलाई है। भारत की कोविड वैक्सीनेशन कवरेज 1,99,69,69,00,000 से तजावुज़ कर गई है। गुज़श्ता रोज़ 20,98,000 से ज़ायद वैक्सीन लगाई गई। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने कहा कि अब तक 12 से 14 साल के बच्चों को 6,39,00,000 से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत अहलकार, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों समेत मुस्तफ़ीदीन की शनाख्त शुदा ज़ुमरों को 5,42,00,000 से ज़्यादा एहतियाती टीके लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश में मुसलसल बारिश जारी है। नर्मदापुरम के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद
तवा डैम के दरवाजे खोलने पड़े। तवा डैम के दरवाजे खोले जाने पर नर्मदा नदी की आबी सतह 1.5 से 2 मीटर तक बढ़ सकती है। इंतजामिया ने नर्मदा नदी के किनारे वाक़ गाँव को अलर्ट कर दिया है और मकामी लोगों को मछली पकड़ने, पूजा करने और नहाने से मना किया है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जुमे को भी बारिश जारी रही। भोपाल में जुमे को दिन भर वक्फे से बारिश के बाद रात में भी तेज़ बारिश हुई। इसके अलावा इंदौर, जबलपुर, रतलाम, उमरिया, छिंदवाड़ा, सिवनी, धार और मंडला समेत कई अजला में बारिश होती रही। महाराष्ट्र में मुसलसल बारिश की वजह से कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। मुंबई में बारिश से मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम है। सैलाब जैसी सूरत हाल के पेश नज़र मुंबई से गुजरात जाने वाली कौमी शाहराह को अगले नोटिस तक बंद कर दिया गया है। सैलाब के बाइस कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और नदी नाले बह रहे हैं। आवाम की हिफाजत को पेश नज़र कौमी शाहराह को बंद करने का हुक्म जारी किया गया है। मुंबई के तमाम आबी ज़खायर तुग़यानी पर हैं। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। पालघर, थाने और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। सैलाब की यही सूरत हाल गढ़चिरौली और नासिक में भी है। गुजरात में मूसलाधार बारिश से निज़ामी ज़िंदगी दरहम बरहम है। रियासत में पहले ही औसत से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। साथ ही कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात में बारिश और सैलाब की वजह से अब तक 93 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसके साथ ही SDRF और NDRF की टीमें राहत और बचाव के कामों में लगातार मसरूफ़ हैं। नवसारी से डलसाड तक हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। नवसारी में सैलाब और शदीद बारिश की वजह से 30 लोगों को हवाई जहाज़ के जरिए मुंतकिल किया गया है। मालूमात के मुताबिक ये लोग चक्की कावेरी नदी में फंस गए थे। गुजरात में गुज़श्ता 3 दिनों से जारी बारिश की वजह से नवसारी से वलसाड तक कई शहरों में सूरत हाल बेकाबू है। नीज दरियाए पूर्णा और अंबिका नदियाँ तुग़यानी पर हैं। बारिश के बाइस डांग में कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात भी पेश आए हैं। राजस्थान में रियासत के कई अजला में शदीद बारिश हुई है। श्री गंगानगर में गुज़श्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड 260 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। बारिश ने गुज़श्ता 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। श्री गंगानगर में मूसलाधार बारिश और महकमा मौसमियात की पेशगोई के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने शहर के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को अगले अहकाम जारी किए जाने तक बंद कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। दूसरी तरफ कुल्लू ज़िले में मज़ीद तबाही देखी जा रही है। श्रीखंड महादेव यात्रा गुज़श्ता दिनों से शदीद बारिश की वजह से मुतासिर है। इस दौरान कल रात श्रीखंड यात्रा से वापस आने वाले अकीदतमंदों की गाड़ी पर पत्थर गिरने से एक की मौत हो गई, जबकि 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद रामपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। लैंडस्लाइडिंग की वजह से बागी पुल जावन सड़क बंद हो गई है। जैसे ही गाड़ी सड़क से थोड़ी नीचे पहुंची तो तेज़ बारिश की वजह से अचानक पहाड़ी से लैंडस्लाइडिंग शुरू हो गई और कार पर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, जिसके बाइस कार में सवार 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। मुल्क में जारी आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर दूरदर्शन एक मेगा शो स्वराज लेकर आ रहा है। स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा यानी भारत की आज़ादी की जद्दोजहद की जामे कहानी की कुल 75 किस्तें हैं। इसमें 15वीं सदी से भारत की आज़ादी की जद्दोजहद की कहानी को दिखाया गया है। इस सीरियल से तारीख के कई पहलू सामने आएंगे। ख़ासतौर पर इसमें गुमनाम हीरोज़ की कहानियाँ आएंगी। ये दूरदर्शन के कौमी नेटवर्क पर 14 अगस्त से रात 9 बजे नशर होगा। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने जुमे को नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में प्रोग्राम का प्रोमो लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि दूरदर्शन नए भारत का नया दूरदर्शन के तहत बहुत सी तब्दीलियां कर रहा है। एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते दूरदर्शन नाजरीन के लिए आला मयार के प्रोग्राम ला रहा है। इस मौके पर इत्तलात और नशरियात की वजारत के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र, प्रसार भारती के CEO और दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल मयंक अग्रवाल समेत कई अफसरान मौजूद थे।
اطلاعات و نشریات کی وزارت کے سیکرٹری اپوروا چندرن نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے یہ پروگرام آزادی کی جدوجہد کے ہیروز، خاص طور پر گمنام ہیروز کے بارے میں جاننے کا موقع فراہم کرے گا۔ اس موقع پر سوراج ایڈوائزری کمیٹی کے رکن جواہر لال کول نے کہا کہ سیریل سوراج کے لیے کافی تحقیق اور مطالعہ کیا گیا ہے۔ جون 2022 میں ملک کی اشیاء کی برآمد 23.52% اضافے سے 40.13 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ اس عرصے کے دوران درآمد 57.55% اضافے کے ساتھ 66.31 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ درآمد میں اضافے کی وجہ سے ملک کا تجارتی خسارہ جون میں 172.7% بڑھ کر ریکارڈ 26.18 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ جون 2021 میں 9.60 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ تھا۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اپریل تا جون سہ ماہی میں برآمد 24.51% بڑھ کر 118.96 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ درآمدات بھی 49.47% اضافے سے 189.76 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ تجارتی خسارہ 31.42 ارب ڈالر سے بڑھ کر 70.80 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ جواہرات اور زیورات کی برآمد میں جون میں 21.41% بڑھ کر 25.295 کروڑ روپے ہو گئی۔ سری لنکا میں جاری ہنگامہ آرائی کے درمیان گوٹابایا راجپکشے کے مستعفی ہونے کے بعد 20 جولائی کو ملک کا نیا صدر ملنے والا ہے۔ 1978 کے بعد پہلی بار ملک کے اگلے صدر کا انتخاب عوام کے ووٹوں سے نہیں بلکہ ارکان پارلیمنٹ کی خفیہ رائے شماری سے ہوگا۔ اسپیکر مہندا پایا ابھے وردھنے نے کہا کہ 225 رکنی پارلیمنٹ 20 جولائی کو خفیہ رائے شماری کے ذریعے نئے صدر کا انتخاب کرے گی۔ سری لنکا میں 1978 کے بعد سے پارلیمنٹ نے کبھی صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ نہیں دیا ہے۔ نئے صدر نومبر 2024 تک گوٹابایا راجپکشے کی بقیہ مدت کے لیے عہدہ سنبھالیں گے۔ رانیل وکرمسنگھے اگلے ہفتے ہونے والے انتخاب میں ریس میں سب سے آگے دکھائی دے رہے ہیں۔ ملک میں غیر معمولی معاشی بحران کے درمیان وکرمسنگھے مئی میں وزیر اعظم بنے تھے۔ وکرمسنگھے کی یونائیٹڈ نیشنل پارٹی کو 2020 کے پارلیمانی انتخابات میں شکست ملی تھی۔ وکرمسنگھے 1977 کے بعد پہلی بار کوئی سیٹ جیتنے میں ناکام رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق صدر کے عہدے کا اگلا اہم دعوے دار اہم اپوزیشن لیڈر ساجد پریماداسا ہو سکتے ہیں۔ پریماداسا کی پارٹی ایس جے بی نے ہر جگہ وکرمسنگھے کی پارٹی کو شکست دی اور 2020 میں حزب اختلاف کی اہم پارٹی بن گئی۔ ایس ایل پی پی سے الگ ہونے والے دھڑے کے دلاس الاپیروما کو بھی مقابلے میں بتایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ جمعے کو سعودی عرب پہنچنے والے ولی عہد شہزادہ محمد سلمان نے شاہی محل میں ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اپنے دورے سعودی عرب کے دوران توانائی کی فراہمی، انسانی حقوق اور سیکورٹی تعاون پر بات کریں گے۔ بائیڈن خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے علاوہ اردن، مصر اور عراق کے رہنماؤں کے ساتھ مشترکہ کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ جو بائیڈن پہلے امریکی صدر ہیں جو اسرائیل سے براہ راست سعودی عرب گئے ہیں۔ اور ناظرین اب پیش ہے دہلی سے شائع اردو اخبارات کا مختصر جائزہ۔ جائزہ لیتے ہیں دہلی سے شائع اردو روزناموں کا۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے راشٹریہ سہارا پر، اور اس کے صفحے اول پر جو اہم سرخی بنی ہے وہ اس طرح ہے: IIS بنگلور پہلے، JNU دوسرے اور جامعہ ملیہ تیسرے مقام پر۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کی طرف سے آج جاری کردہ نیشنل انسٹیٹیوشنل رینکنگ فریم ورک 2022 میں ملک کی تمام یونیورسٹیوں میں ایک بار پھر بنگلور کی انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس کو ملک کی بہترین یونیورسٹی قرار دیا گیا ہے، جبکہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی دہلی نے دوسری اور جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔
دوسری اہم سرخی مذکورہ اخبار کے صفحے پر اس طرح ہے: سری لنکا رانیل وکرم سنگھے نے عبوری صدر کی حیثیت سے حلف لیا۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر نے باضابطہ طور پر صدر گوٹابایا راجپکشے کے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ نئے صدر کا انتخاب 20 جولائی کو۔ سری لنکا کے وزیر اعظم رانیل وکرم سنگھ نے جمعے کو عبوری صدر کے طور پر حلف اٹھایا جب تک کہ وہ مستعفی صدر گوٹابایا راجپکشے کے جانشین کے طور پر منتخب نہیں ہو جاتے۔ چیف جسٹس جنیس جے سوریا نے وکرم سنگھے کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا، جنہیں صدر گوٹابایا راجپکشے نے قائم مقام صدر کے طور پر نامزد کیا ہے۔ مذکورہ اخبار کی بین الاقوامی خبروں کی ایک اہم خبر اس طرح ہے، اس کی سرخی اس طرح بنائی گئی ہے: برطانیہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں رشی سنک مضبوط امیدوار۔ برطانیہ کے سابق وزیر خزانہ رشی سنک کو ملک کے آئندہ وزیر اعظم کے مضبوط امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کنزرویٹو پارٹی کے آئندہ وزیر اعظم کے لیے امیدواروں میں ان کو برتری حاصل ہے۔ اسی اخبار کی دوسری ایک اور اہم خبر اس طرح ہے، سرخی اس طرح بنی ہے: سعودی عرب نے کھولی دنیا کی سبھی ایئر لائنز کے لیے فضائی حدود۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ دنیا کی تمام ایئر لائن سعودی سول ایویشن کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے ملک کی فضائی حدود استعمال کر سکتی ہیں۔ نظر ڈالیں گے روزنامہ انقلاب کی صفحہ اول کی اہم سرخی پر، جس میں صدارتی انتخابات سے متعلق سرخی اس طرح بنائی گئی ہے: صدارتی انتخاب، راج بھر کا دروپتی مرمو کی حمایت کا اعلان۔ صدارتی الیکشن میں اپوزیشن کا شیرازہ بکھرتا نظر آ رہا ہے۔ حزب اختلاف سے وابستہ سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی نے بھی این ڈی اے امیدوار دروپتی مرمو کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ پارٹی کے سربراہ پرکاش راج بھر نے آج پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کے اردو اخبارات کا مختصر جائزہ۔ بڑھتے ہیں کھیلوں کی خبر کی طرف۔ بھارتی بیڈمنٹن اسٹار پی وی سندھو کا آج سنگاپور اوپن میں سیمی فائنل مقابلہ جاپان کی سائنا کاواکامی سے ہوگا۔ غورطلب ہے کہ سندھو نے کوارٹر فائنل مقابلے میں چین کی ہان یوئی کو شکست دی تھی۔ وہیں کاواکامی کی بات کریں تو اس کھلاڑی نے 6ٹی سیڈ یافتہ تھائی لینڈ کی پورن پاوی چوچووانگ کو 17.21 اور 19.21 سے شکست دے کر الٹ پھیر کیا ہے۔ اس سال مئی میں تھائی لینڈ اوپن کے بعد سندھو پہلی مرتبہ سیمی فائنل میں پہنچی ہیں۔ دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ سندھو کیا برمنگھم میں ہونے والے دولت مشترکہ کھیل سے پہلے خطاب جیت پانے میں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں۔ سائنا نہوال کو سنگاپور اوپن کوارٹر فائنل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سائنا کو جاپان کی آیا ہوری نے 21-13، 15-21، 22-20 سے شکست دی۔ اور اب جانتے ہیں موسم کا مزاج۔ اسی کے ساتھ 9 بجے کا خبر نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، آداب۔